Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step and Medicos. This video we will discuss about hyperparathyroidism. So let's start our topic. देखें पहले हम करेंगे प्राइमरी हाइपरपैथाइडिज्म. ओके, अब देखें हमारे पास जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये 4 इन नंबर होता है. क्या होता है? 4 इन नंबर होता है. और जो होता है हमारे पास ये जो होता है पड़ा होता है थायराइड ग्लैंड होता है उसके पीछे पड़ा होता है. ठीक है, उसके पीछे पड़े होते हैं. ओके, अब देखें यहाँ पे आप देखें ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं? ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करते हैं. नॉर्मल तो इनका यही फंक्शन है. ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन जो होता है उसको रिलीज करते हैं. ओके, अब प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म में क्या होता है कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं ये वाले इनका यहाँ तो हाइपरप्लेजिया हो जाए. ठीक है, हाइपरप्लेजिया हो जाए, हाइपरप्लेजिया हो जाए, या इनका एडिनोमा हो जाए, एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर हो जाए. ठीक है, एडिनोमा हो जाए, हाइपरप्लेजिया या एडिनोमा हो जाए. ठीक है, तो काज कहाँ पे, किस लेवल पे है? पैराथायराइड ग्लैंड के लेवल पे काज है. ठीक है, इनका हाइपरप्लेजिया या एडिनोमा हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये जो रिलीज करेंगे हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन, इसको जब रिलीज करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लैंड है इनका हाइपरप्लेजिया हो गया. ठीक है, इनके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज कर गए हैं, जो पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं. और यहाँ इनका ट्यूमर होगा. तो ट्यूमर होगा तो वो ट्यूमर क्या होता है? देखें, ट्यूमर एक मास बन जाता है, वो ग्रो करता है, वो सेल होते हैं उसके अंदर. ठीक है, मेलिग्नेंट सेल होते हैं. तो वो जो होते हैं हमारे पास वो बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन. ओके, तो अब होता क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो है ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है. जब ये ज़्यादा हो जाता है तो अब ये जो होता है पैराथायराइड जो हमारे पास हार्मोन होता है ये जाता है बून के पास. क्या जाता है? बून के पास. अब मैंने आपको बताया था इसका बून के में क्या फंक्शन होता है. तो ये बून के पास जाएगा, बून पे जाके ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर जाके एक्ट करता है. ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर जाके एक्ट करता है. ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो एक्टिवेट करवाते हैं किसको? ओस्टियोक्लास्ट को. तो ये मैं इसलिए डिटेल से नहीं बता रहा आपको क्योंकि मैंने फिजियो में ये डिटेल आपको बता चुका हूँ. ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और वो जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो बून की करवाते हैं रिजॉर्प्शन, बून की रिजॉर्प्शन करवाते हैं, बून की रिजॉर्प्शन करवाते हैं. और रिजॉर्प्शन जब बून की होती है तो फिर क्या रिलीज होता है वहाँ से? क्योंकि बून के अंदर होता है कैल्शियम एंड फास्फेट. तो कैल्शियम और फास्फेट जो होता है वो बून से क्या होता है? वो रिलीज हो जाता है. वो क्या होता है? वो रिलीज होता है. अब ये जो कैल्शियम और फास्फेट होता है ये ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में इनका जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का बून के ऊपर इफेक्ट. ठीक है, और उसके अलावा देखें ये जो पैराथायराइड हार्मोन होते हैं ये जाते हैं हमारे पास किडनी के पास. और किडनी का जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है ये हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे जाके एक्ट करते हैं. और यहाँ से जाके हमारे पास जो कैल्शियम आ रहा होता है हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर उसकी जो होती है वो रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं. ओके, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेल होते हैं इनके एपिथेलियल सेल होते हैं लगे होते हैं यहाँ पे. ठीक है, लगे होते हैं, सेल लगे होते हैं. तो यहाँ पे जाके इधर एक्ट करते हैं और इधर ये जो ऑब्जॉर्व करवा रहे थे कहाँ से? सोडियम और फास्फेट जो होता है हमारे पास जो होता है को ट्रांसपोर्टर से. तो वहाँ उनको उनको जो होता है इनहिबिट करवा देते हैं. जब उनको इनहिबिट करवा देंगे तो अब वो जो चैनल होंगे वो जो होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टर जो होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे. जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तो वो जो फास्फेट होगा उसको जो होगा वो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी. तो फास्फेट होगा वो क्या करेगा? वो यूरिन में आएगा. वो क्या करेगा? वो यूरिन में आएगा. तो फास्फेट जो होगा वो यूरिन में आता है. फास्फेट का जो होता है वो यूरिन में आता है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना. ओके, ये हो गया. अब देखें और क्या करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास इसके जो सेल्स होते हैं प्रिंसिपल सेल होते हैं इनके पास एक एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्साइलेज. हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम होता है. तो इस एंजाइम को जो पैराथायराइड जो हमारे पास हार्मोन होते हैं एक्टिवेट करवाते हैं. जब इस हार्मोन एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे तो ये हमारे पास जो विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी की 125 डाईहाइड्रोक्साई कोलीकैल्सीफिलोल फिरोल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, जो हमारे पास जो होता है ना वन ग्रुप जो होता है उसके ऊपर जो होता है उसके ऊपर ये जो होता है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो होता है उसको अटैच करवा देते हैं. वन हाइड्रोक्साइल जो वन अल्फा 1 हाइड्रोक्साइल एंजाइम होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से होता है विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में जो होता है कन्वर्ट करवाते हैं. कौन सा एंजाइम करवाता है? वो अल्फा 1 हाइड्रोक्साइलेज करवाता है. और इसको एक्टिवेट कौन करवाता है? तो वो हमारे पास होता है पैराथायराइड हार्मोन. ओके, तो ये देख लें ये इसका जो होता है फंक्शन होता है. तो अब देखें ये जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी, अब यहाँ पे देखें ये जो विटामिन डी है, जो विटामिन डी हमारे पास एक्टिव फॉर्म हुई है, विटामिन डी एक्टिव फॉर्म हुई है. तो ये यहाँ पे जीआईटी पे जाएगी, जीआईटी पे जाके एक्ट करेगी और जीआईटी से हमारे पास क्या करवाएगी? यहाँ पे इंटेस्टाइन पे जाके एक्ट करेगी और इधर से हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट होगा उसकी जो होगी वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी. उसकी क्या करवाएगी? रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? कैल्शियम जो होता है ब्लड के अंदर कहाँ कहाँ से आ रही है? वो बूंद से आ रही है. कैल्शियम सॉरी बूंद से आ रही है. ठीक है, कैल्शियम होती है और फास्फेट भी बूंद से आ रही है रिजॉर्प्शन होकर. ठीक है, अब उसके अलावा जो होती है जीआईटी से होती है विटामिन डी एक्ट करती है और यहाँ जिसकी वजह से कहता है कैल्शियम और फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन होती है. बट जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो फास्फेट है वो जो है यूरिन में आ रहा है उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो रही है और उसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो
ज़्यादा हो रही है, एक्सक्रीशन जो होती है वो ज़्यादा हो रही है, बट कैल्शियम की यहाँ पे क्या होती है वो रीअब्जॉर्प्शन को हो रही है। वो किसकी वजह से हो रही है, वो हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो करवा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन। अब जब ये लेवल इसका ज़्यादा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब रिलीज होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, फास्फेट ज़्यादा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी, तो ब्लड के अंदर फास्फेट का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, फास्फेट का लेवल कम हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें यूरिन के अंदर क्या हो रहा है, फास्फेट आ रही है तो यूरिनरी फास्फेट को इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होती हैं, अगर कोई हाइपर पैराथायराइडिज्म वाला पर्सन हो तो हमारे पास यूरिनरी, ठीक है, यूरिनरी क्या होता है, फास्फेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद कैल्शियम भी इंक्रीज होता है। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, ये क्यों इंक्रीज होता है, तो देखें पैराथायराइड हार्मोन इतना ज़्यादा अमाउंट में होता है, इतना ज़्यादा इसका लेवल होता है, तो ये हमारे पास होता है, इसकी जो होती है इधर से अब्जॉर्प्शन इतने ज़्यादा कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम को बूंद से रिजॉर्प्शन करवा के और हमारे पास जीआईटी से अब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है कि कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाता है। जब ज़्यादा लेवल होता है तो अब जो नेफ्रॉन होते हैं वो सारे जो कैल्शियम आ रहा होता है उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ जो कैल्शियम होता है वो होता है यूरिन में लीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यूरिनरी कैल्शियम होता है उसका लेवल होता है वो भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास यूरिन के अंदर साइक्लिक AMP जो होता है वो जो होता है उसका लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, वो हाई हो जाता है। वो क्यों पेयर आता है, वो क्यों होता है, तो ये जो हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन होते हैं ये जाते हैं हमारे पास, कैसे जाके एक्ट करते हैं, ये सेल के ऊपर जाते हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल किडनी के सेल के ऊपर जाके एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाएंगे, ये फॉर एग्जाम्पल सेल है तो सेल के ऊपर जाएंगे तो सेल में जो होता है हमारे पास जी कपल जो रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे पास जी स्टिमुलेटरी कपल रिसेप्टर होते हैं, इनके ऊपर जाके एक्ट करेंगे। जब इनके ऊपर एक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जी सेल्स होंगे, जो हमारे पास जी स्टिमुलेटरी हमारे पास इसका सब यूनिट होगा, वो जाके एक्ट करेगा कहाँ पे, वो यहाँ पे एडिनालाइल साइक्लेज होता है, एडिनालाइल साइक्लेज होगा, इसको एक्टिवेट करवाएगा। अब ये जो एडिनालाइल साइक्लेज होगा ये एटीपी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर, साइक्लिक एएमपी के अंदर। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है इसका लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये ब्लड में आएगा, और ब्लड में लेवल ज़्यादा होगा और यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, क्या करेगा, यूरिन में आएगा, तो इसका यूरिन के अंदर लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी होता है सेल में क्या करवाता है, ये फास्फोकाइनेज करवाता है, फास्फोकाइनेज को एक्टिवेट करवाता है, फास्फोकाइनेज को एक्टिवेट करवाता है, फास्फोकाइनेज को। और ये जो फास्फोकाइनेज होता है ये फास्फोरिलेट करवा के ये चैनल को एक्टिवेट करता है, जो सेल होता है उसकी होता है वो उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, साइक्लिक एएमपी होता है उसका लेवल यूरिन में क्यों आ रहा होता है, क्यों ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। तो आप देख लें हमारे पास जो है यूरिन के अंदर होता है फास्फेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम भी ज़्यादा होता है, और साइक्लिक एएमपी का लेवल जो होता है ज़्यादा होता है। बट हम कैल्शियम सीरम के अंदर बात देखें, सॉरी सीरम के अंदर देखें कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, फास्फेट का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो सीरम के अंदर वो भी ज़्यादा होता है। तो ये आपने ये फाइंडिंग जो होता है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखें इसके, ये तो हमारे पास फाइंडिंग थी, ये हमारे पास लेबॉरेटरी फाइंडिंग आ गई, ये इसके जो थे फंक्शन थे। अब इसकी जो होती हैं, अब किस तरह मैंने आपको सारा बता दिया इसका। अब देखें अब इसके जो होते हैं सिम्टम क्या होते हैं, तो सिम्टम जब भी पैराथायराइड हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम होगा वो लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो कैल्शियम क्या करेगी, ये जाके हमारे पास जो कि वो डिपॉजिट करेगी किसके अंदर, किडनी के अंदर, किडनी के नेफ्रॉन में जाएगी, उसका लेवल बढ़ेगा। तो जब उधर जाएगी किडनी में तो किडनी में जाके स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ा देगी, किडनी में स्टोन होने के चांसेस होते हैं, स्टोन हो सकते हैं, ठीक है, तो रेनल स्टोन करवा सकती है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पे जब नेफ्रॉन से यहाँ से जो कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट करेगी किडनी के अंदर डिपॉजिट करेगी, तो फिर क्या होगा, नेफ्रॉन में भी डिपॉजिट करेगी, तो यहाँ से जो हमारे पास लास्ट पार्ट नेफ्रॉन का होता है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इसके लास्ट पार्ट में यहाँ पे ADH जो होता है हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन एक्ट करता है, और वाटर की जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। इसी तरह से है ना नॉर्मल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जब कैल्शियम डिपॉजिट की होगी तो किडनी फंक्शनल एक्टिव नहीं होगी, तो ये जो वाटर होगा या इसकी रीअब्जॉर्ब ये एक्ट नहीं करेगा, ये हार्मोन जो होगा, जब हार्मोन एक्ट नहीं करेगा तो वाटर की जो होगी वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर जो होगा वो यूरिन में आएगा, ठीक है, वाटर यहाँ से एक्सक्रिएट होगा, तो हम कहेंगे उसको, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया होगा। जब भी पॉलीयूरिया होता है, ज़्यादा यूरिन बन रहा होता है, तो हम उस कंडीशन में उसको प्यास भी ज़्यादा लगती है, तो उसमें उसको पॉलीडिप्सिया भी होता है, ठीक है। अब देखें पेशेंट को जो होता है, आप सिम्टम आप देखें तो सिम्टम्स रेनल स्टोन हो सकता है उसको, रेनल स्टोन, ओके, पॉलीयूरिया और पॉली डिप्सिया, ठीक है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होता है। अब ये जो जीआईटी होता है ना, जीआईटी के हमारे पास जो स्मूथ मसल होता है, स्मूथ मसल में जाकर डिपॉजिट करती है ये कैल्शियम। जब डिपॉजिट करेगी तो उसके जो मसल होंगे उनकी कंट्रैक्शन नहीं होगी, मसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी, तो उसको बंदे को मसल को यहाँ जिसकी वजह से क्या होगा, मोटिलिटी नहीं आएगी, जीआईटी में मोटिलिटी नहीं होगी, तो ये जो कि वो उसकी वजह से क्या होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन भी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, उसको जगह अब्डोमिनल पेन होगा, अब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ओके, अब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। उसके अलावा ये ब्रेन में जाके डिपॉजिट करेगा और साइकाइट्रिक सिम्टम आएंगे, ठीक है। और कौन सिम्टम आएंगे हमारे पास, साइकाइट्रिक सिम्टम आएंगे।
ठीक है। तो ये आप देख लें कि जब भी किसी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है कि वो उस कंडीशन में होता है, उसको रेनल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखें इसके सिम्टम आ सकते हैं हमारे पास, रेनल स्टोन, ठीक है, रेनल स्टोन होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, साइकाइट्रिक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इन्होंने बुक ने इधर निमोनिक दिया हुआ है, देखें, स्टोन, थ्रोन, बोन, ग्रोन और साइकाइट्रिक ओवरटोन। तो स्टोन का था रेनल स्टोन, थ्रोन जो होता है हमारे पास जो होता है वो पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया कह रहा है, और उसके बाद बोन ग्रोन होता है, बोन पेन होती है, बोन पेन क्यों होती है? तो ये देखें एक सिम्टम आपने ये भी याद रखना कि जब इसके अंदर इसकी जो कि वो रिजॉर्प्शन होगी, बोन जो कि वो बोन के जो कि वो टूट रही है, रिजॉर्प्शन हो रही है बोन की, ऑस्टियोप्रोटिक बोन हो रही है, वीक बोन हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको पेन होगी। और उसके साथ ALP का लेवल भी हाई होगा सीरम के अंदर। क्यों? जब भी बोन की रिजॉर्प्शन होती है, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे ना हमारे पास, और वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यही मैकेनिज्म होता है ना। तो जब बोन की रिजॉर्प्शन होती है तो ALP जो होता है वो बोन के जो होता है बोन से रिलीज होकर वो ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से कहता है इसके अंदर बॉडी के अंदर ALP का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। साइकाइट्रिक ओवरडोन होता है ब्रेन के अंदर डिपॉजिट करने की वजह से, ठीक है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया इसका, तो वो आप देख लें यहाँ पे ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ये क्या होता है? तो ये देखें बोन के अंदर सिस्टिक कैविटी बन जाती है, ये वाली सिस्टिक कैविटी होती हैं। तो ये क्यों बनती हैं? जब बोन होती है, एक बोन है, उसकी यहाँ से रिजॉर्प्शन होगी तो वहाँ उसके अंदर सिस्टिक कैविटी बन जाएगी, यहाँ पे रिजॉर्प्शन होगी, यहाँ पे रिजॉर्प्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिजॉर्प्शन होगी, यहाँ पे ब्लड वेसल जो रन कर रही है, नॉर्मली रन कर रही थी, वो इधर से रप्चर होंगी, ब्लड लीक होगा, ब्लड आएगा इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होंगे, सेल आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट सेल होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे। तो जिसकी वजह से जिसको हम कहते हैं हमारे पास ब्राउन ट्यूमर भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्राउन ट्यूमर। ये स्पेस जो होती है खाली होने की वजह से यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट सेल्स आ जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आएंगे, और इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स आएंगे। रेड ब्लड सेल जब टूटेंगे उनसे क्या रिलीज होगा? हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, तो जिसे हम कहते हैं हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन होगा फ्रॉम हेमोरेज से हीमोसिड्रिन होगा, ठीक है, हीमोसिड्रिन होगा। ओस्टियोक्लास्ट होंगे, और इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे? ओस्टियोक्लास्ट होंगे और फाइब्रस टिश्यू होंगे। तो इसे हम कहते हैं ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। जब हम इसका एक्सरे कराएंगे इस बोन का, तो हमें बोन के अंदर ब्लैक सी कैविटी मिलेंगी, ये देखें, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो इन्हें हम कहते हैं ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। और ये मोस्टली प्राइमरी हाइपरपैराथाइरोडिज्म में होती हैं और सेकेंडरी में भी इसका जो रिस्क होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ये आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था प्राइमरी हाइपरथाइरोडिज्म, थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें, कुछ पॉइंट थे समझने वाले। ओके, अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है इसको रीड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया होता है, तो यूरिन में भी कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है, पैराथाइरॉइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, ALP का लेवल ज़्यादा होगा, यूरिनरी साइक्लिक AMP का लेवल जो होगा बस ज़्यादा होगा। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मोस्टली पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं, में प्रेजेंट कर सकते हैं बोन पेन के साथ, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और अब्डोमिनल फ्लैंक पेन, और उसके अलावा हमारे पास न्यूरोसाइकाइट्रिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो हाइपर कैल्सीमिया होता है ना, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा, तो ये पैंक्रियाटाइटिस करवाता है, ठीक है। ये क्या करवाता है? पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। अगर पैंक्रियाटाइटिस हो और उसकी वजह से कैल्शियम उसके अंदर डिपॉजिट कर जाए और हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, कैल्शियम का लेवल कम हो जाए पैंक्रियाटाइटिस के बाद, तो ये पैंक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, कि वो कैल्शियम उसके अंदर डिपॉजिट कर जाती है। जब स्पोनिफिकेशन होती है तो उससे हम कहते हैं वो कॉम्प्लिकेशन है पैंक्रियाटाइटिस की, ठीक है। और उससे हम स्वेटी देखते हैं, बट हाइपर कैल्सीमिया जो होता है वो पैंक्रियाटाइटिस को करवाता है, काज करवाता है पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है।